प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम लोग एक महत्वपूर्ण राजवंश मेवाड़ राजवंश की चर्चा करेंगे। इसका समय काल 1326 ईस्वी से लेकर के 1615 ईस्वी के बीच में माना जाता है। हमीर देव नाम के एक शासक हुए। 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और ये सिसोदिया राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं। चित्तौड़ विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त करता है। बाद में चित्तौड़ के दिवंगत शासक रत्न सिंह के भांजे मालदेव, ये 1313 से 1321 ईस्वी तक इसका समय होता है, उनके हवाले कर दिया, जो इसके पूर्व उसकी सेवा में रह चुका था। मालदेव का प्रतिद्वंदी सिसोदा का राजा हमीर ही था। मालदेव ने उसे शांत करने के लिए अपनी पुत्री उससे ब्याह दी और चित्तौड़ के कुछ भाग को भी दे दिया, लेकिन हमीर देव जो था इससे संतुष्ट नहीं हुआ। 1321 ईस्वी में मालदेव के मरणोपरांत उसने संपूर्ण मेवाड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा की उपाधि धारण की। इस प्रकार हमीर ने मेवाड़ राज्य में एक नए राजवंश सिसोदिया राजवंश की नींव डाली। यह नाम उसके गृह क्षेत्र सिसोदा के नाम पर पड़ा था। हमीर ने अपनी शक्ति संगठित की, अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। मारवाड़, अंबर तथा अन्य क्षेत्र उसके प्रभुत्व एवं नेतृत्व को स्वीकार कर लिए। हमीर ने अपने पुत्र के लिए एक सशक्त राज्य बना करके छोड़ा। हमीर को वीर राजा रसिक प्रिया ग्रंथ में कहा गया है, विषम घाटी पंचानन विजय स्तंभ प्रशस्त में कहा गया है। उसने चित्तौड़ के अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण भी करवाया था और 1364 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्षेत्र सिंह नाम का कोई शासक बनता है 1364 से 1382 ईस्वी तक। हमीर के बाद उसके पुत्र क्षेत्र सिंह मेवाड़ का शासक बनता है। अजमेर, जहाजपुर, मांडलगढ़ और छप्पन पर अधिकार करके उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। फिर क्षेत्र सिंह के बाद लक्ष्य सिंह उर्फ लाखा सिंह मेवाड़ का शासक बना। इसका समय काल 1382 ईस्वी से लेकर के 1421 ईस्वी के बीच में होता है। उसने सबसे पहले मारवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार किया और सीमावर्ती सरदारों का दमन किया। इसके बाद जावर में चांदी और शीशे की खानें निकाली गई। दुर्ग मंदिर, जलाशयों और बांधों का निर्माण उसने करवाया। उसी के समय में उदयपुर की पिछौला झील का निर्माण भी किया गया था। लक्ष्य सिंह की अनेक संतानों में उसका पुत्र चुंडा उसका उत्तराधिकारी था, किंतु राज सिंहासन पर उसे अपना दावा त्यागना पड़ा। मोकल फिर शासक बनता है। इसके बाद 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक इनका समय था। 12 वर्ष की अवस्था में मेवाड़ का शासक बना। शासन का कार्यभार उसके सौतेले भाई कुंवर चुंडा ने संभाली। बाद में राजमाता हंसाबाई, ये जात जोधपुर के राठौर राव रागमल की बहन थी, के संदेह व ईर्ष्या के कारण कुंवर चुंडा ने राज्य का कार्यभार त्याग दिया और मांडू चला गया। जब राजमाता हंसाबाई अपने भाई राव रणमल को जोधपुर से बुलाकर राज्यभार सौंप दिया, इधर रणमल शासन की देखभाल करता रहा और उधर मोकल निरंतर अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध कर अपना राज्य शक्तिशाली बनाता रहा। मोकल न केवल कुशल योद्धा था, अपितु वह कला और धर्म का संरक्षक भी था। उसने माना कि फन्ना व विशाल जैसे मूर्तिकारों को संरक्षण दिया जाए।
उसके दरबार को सुभूषित करने वाले विद्वानों में योगेश्वर, कविराज वाणी विलास के नाम से प्रसिद्ध थे और विष्णु भट्ट थे। जब मोकल पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में एक विद्रोह का दमन कर रहा था तो छाछा व मेड़ा ने उसकी नृशंस हत्या कर दी। फिर कुंभा शासक होता है मेवाड़ का। 1433 ईस्वी से लेकर के 1468 ईस्वी के बीच में उसका शासनकाल था। मोकल की हत्या के लिए जिम्मेदार लोग राव रणमल के हाथों या तो मारे गए या फिर दंडित हुए। मारवाड़ के राव रणमल के बढ़ते प्रभाव से क्षुब्ध होकर मेवाड़ी सामंतों ने 1438 ईस्वी में चित्तौड़ के किले में राव रणमल की भी हत्या कर दी। अगर कुंभा के विजय अभियान की बात करें बच्चों, तो उसने बिरंदौती यानी बूंदी, हाड़ावती यानी कोटा, चाटसो, माल्लूरा, अमरदादरी, नारदीय नगर, नारायण, गिरिपुर तथा सारंगपुर पर विजय प्राप्त की और इन क्षेत्रों के शासकों द्वारा प्रभुसत्ता स्वीकार किए जाने पर कुंभा ने उनके क्षेत्र को लौटा दिया। किंतु शपादल यानी सांभर, डिडवाना, मंडौर, नागौर, रणथंभौर, सिरोही, गागरन, आबू, मांडलगढ़, अजय मेरू यानी अजमेर तथा टोडा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। फिर मालवा और गुजरात के साथ भी उसका संघर्ष होता है। मेवाड़ का मालवा से संघर्ष हुआ। राणा कुंभा ने मोकल के एक हत्यारे महपा पनवार को, जिसने मालवा के सुल्तान महमूद गलजी प्रथम के यहाँ शरण ली थी, सौंपने की मांग की तो सुल्तान ने इनकार कर दिया। फलस्वरूप युद्ध छिड़ गया। 1437 ईस्वी में सारंगपुर के एक युद्ध में कुंभा ने महमूद खलजी प्रथम को पराजित किया और उसे युद्ध बंदी के रूप में चित्तौड़ ले आया। इस विजय के स्मारक स्वरूप राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 ईस्वी में करवाया। महमूद खलजी प्रथम को भक्षी में 6 महीने तक बंदी रखने के बाद राणा कुंभा ने उसे उसके राज्य वापस भेज दिया। राणा कुंभा के हाथों पराजय का बदला लेने के लिए महमूद खलजी प्रथम ने कई प्रयास किए, कुछ सीमांत क्षेत्रों पर अधिकार भी कर लिया। मालवा के महमूद खलजी प्रथम ने गुजरात के कुतुबुद्दीन के साथ संयुक्त मोर्चा बनाकर 1457 ईस्वी में कुंभा के प्रदेशों पर हमला किया, लेकिन कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई उसे। अगर राणा कुंभा की अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से वह एक प्रवीण विद्वान था, धर्मशास्त्री था, उत्तम कवि और विद्या का संरक्षक था। उसने रसिक प्रिया, कामराज रथसार, चंडी शतक पर टीका, एकलिंग महात्म का अंतिम भाग, राजवर्णन, एकलिंग महात्मा के मूल लेखक कन्न व्यास को कुंभा का संरक्षण प्राप्त था। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, संगीत रत्नाकर पर टीका एवं 4 नाटकों की रचना की। वह एक कुशल वीणावादक भी था। विजय स्तंभ प्रस्थ अभिलेख के रचयिता अत्रि व महेश को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उसने विजय स्तंभ, श्रृंगार चोरी कुंभा, श्याम कुंभा, स्वामी मंदिर और चतुर्मुख विहार मंदिर भी बनवाए। उसके राज्यकाल में जैन व्यापारी धरण शाह ने रणकपुर मतलब पाली जिला में एक जैन मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ऋषभदेव का चौमुखा मंदिर, त्रैलोक्य दीपक प्रसाद का निर्माण करवाया और इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभा द्वारा दान दी गई जमीन पर किया गया। कुंभा के यह भाग्य की विडंबना ही थी कि मेवाड़ के सर्वाधिक योग्य शासक राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा के हाथों 1468 ईस्वी में हो जाता है। कुंभा की उपाधियों में महाराणा, महाराजाधिराज, राय रायान, हिंदू सुल्तान, राणो राशो, अभिनव, भरताचार्य, हाल गुरु, छाप गुरु, महादानी या दान गुरु, प्रजापालक इत्यादि प्राप्त थे। इसके बाद ओदा 1468 से 73 ईस्वी तक शासक बनता है। यह
मेवाड़ का पितृहंता था। पितृहंता शासक से छुटकारा पाने के लिए मेवाड़ के असंतुष्ट सामंतों ने उदा के छोटे भाई रायमल को इधर से मेवाड़ आमंत्रित किया। राजधानी चित्तौड़ में मिली पराजय के बाद उदा शोजात भाग गया। मारवाड़ में अपनी स्थिति आरक्षित देख उदा मालवा की ओर कूच किया कि मार्ग में बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। रायमल फिर राजा बनता है। 1473 से लेकर के 1508 ईस्वी तक इसका समय होता है। रायमल ने मुस्लिम राज्यों की शत्रुता का सफलतापूर्वक सामना किया। मालवा के गयासुद्दीन के सभी अभियानों को विफल कर दिया। दिल्ली के लोधी शासक के साथ राज्य की उत्तरी सीमा पर कुछ झड़पें अवश्य हुई। रायमल के जीवन के अंतिम चरण में उसके 4 पुत्रों पृथ्वीराज, जयमल, जयसिंह व शांगा के बीच मेवाड़ की गद्दी हड़पने की होड़ लग गई। रायमल ने अपने सबसे बड़े पुत्र पृथ्वीराज को महाराज कुंवर की उपाधि देकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके बहनोई ने उसे जहर देकर के मार डाला। जयमल राव सुल्तान के द्वारा मार डाला गया। विवश होकर रायमल ने जयसिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर 1508 ईस्वी में मर गया। रायमल के मरणोपरांत सामंतों ने जयसिंह की उपेक्षा कर रायमल के सबसे छोटे बेटे शांगा को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया। तो इस तरह फिर राणा शांगा 1508 ईस्वी में वहाँ के शासक बनते हैं और इनका शासनकाल 1528 ईस्वी तक रहता है। उत्तराधिकार संघर्ष के समय उसे अपने जीवन बचाने के लिए प्रवासी जीवन भी बिताना पड़ा। प्रवासी जीवन के दौरान श्रृंगार के परमार सरदार करमचंद की पुत्री से उसका विवाह होता है। रायमल की बीमारी के समय मेवाड़ी सामंतों ने उसे चित्तौड़ बुला लिया। 1508 ईस्वी में रायमल के मरणोपरांत मेवाड़ी सामंतों ने रायमल द्वारा मनोनीत जयसिंह की उपेक्षा करके शांगा को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया। वह एक यशस्वी योद्धा था, कुशल सेनानी था, संयमी संगठन करता था और विवेकी राजनीतिज्ञ भी। उसने अनेक राजाओं और रायों को सिसोदिया के गुलाबी झंडे तले एकत्रित किया था। इसका मालवा के साथ युद्ध होता है। मालवा राज्य का सुल्तान महमूद खलजी द्वितीय अपने प्रधानमंत्री मेदिनी राय की बढ़ती शक्ति से आशंकित था, इसलिए उसने मेदिनी राय के हत्या का असफल प्रयास किया। असफल होने पर महमूद खलजी द्वितीय गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय की सहायता करने के लिए गुजरात भाग गया। उधर मेदिनी राय ने मेवाड़ के राणा संगा से सहायता की आस में चित्तौड़ चला गया। राणा संगा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। 1518 ईस्वी में राणा संगा ने महमूद खलजी द्वितीय को गागरून के युद्ध में पराजित करके अपनी राजधानी चित्तौड़ ले आया और 6 महीने तक बंदी बनाए रखा। 6 महीने बाद राणा संगा ने महमूद खलजी द्वितीय के एक पुत्र को जमानत के तौर पर रह करके उसको मुक्त कर दिया। फिर गुजरात से युद्ध होता है। राणा संगा का मालवा के बढ़ते प्रभाव से क्षुब्ध होकर गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय मौके की ताक में था। राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न ने उसे यह मौका दिया। गुजरात के सुल्तान ने भारमल, जो कि पूर्व नरेश सूरजमल का भतीजा था, उसका समर्थन किया। मेवाड़ के नरेश राणा संगा ने रायमल, जो कि पूर्व नरेश सूरजमल का अल्पवयस्क पुत्र था, उसका पक्ष लिया और उत्तराधिकार के इस युद्ध में कभी गुजरात तो कभी मेवाड़ को सफलता मिली। अंत में गुजरात और मेवाड़ में संधि हो जाता है। दिल्ली से युद्ध होती है। इसी बीच में इब्राहिम लोदी से युद्ध होता है। पूर्वी राजस्थान में लोदियों की नीति शत्रुतापूर्ण थी और इब्राहिम लोदी अपनी सत्ता कम से कम अजमेर और रणथंभौर तक फैलाना चाहता था। दोनों के बीच खातोली या घटोली की लड़ाई 1517 ईस्वी में और बाड़ी का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ और इन युद्धों में राणा संगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित किया। फिर बाबर से युद्ध होता है। बाबर के उत्तर पश्चिमी भारत में विजय तथा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध विजय से स्पष्ट कर दिया था कि बाबर तथा संगा के
मध्य युद्ध अवश्यंभावी था। शांगा युद्ध छेड़ने के लिए किसी बहाने की तलाश में था, उसे जल्दी ही बहाना मिल गया। जब हसन खां मेवाती ने उससे बाबर के विरुद्ध महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई था, का समर्थन प्राप्त करने की प्रार्थना की तो शांगा तुरंत तैयार हो गया। शांगा ने कछार रणथंभौर के निकट था, उस पर अधिकार कर लिया। उधर बाबर भी बेखबर नहीं था, पूरी सैनिक तैयारी के साथ मैदान में आ गया। राणा संगा के विरुद्ध जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया और 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा, ये भरतपुर जिला के बयाना के निकट है, वहाँ पर घातक युद्ध हुआ। दुर्भाग्यवश एक बाण से राणा संगा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत लड़ाई के मैदान से बासवा ले जाया गया और राणा अज्जा ने उसका स्थान ग्रहण करके सैन्य संचालन किया। तुलगमा ने तोबों के आक्रमण और उत्तम रणकौशल के कारण बाबर विजयी हुआ। विजयोपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राणा को जब होश आया तो और जब उसे पता चला कि वह युद्ध हार चुका है तो उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेगा, चित्तौड़ के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उसने अपना मुख्यालय रणथंभौर में स्थापित किया। चंदेरी पर बाबर के आक्रमण की खबर सुनकर वह चंदेरी की ओर बढ़ा, किंतु जब वह इरज के शिविर में लगाए हुए था तो कुछ कायर षड्यंत्रकारियों ने उसे जहर देकर के मार दिया। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को उसने अंतिम सांस ली। निश्चित रूप से राणा संगा राजस्थान का एक अत्यंत महान राजा था। फिर राणा संगा के उत्तराधिकारी होते हैं, उसमें 1528 से लेकर के 37 ईस्वी के बीच में रत्न सिंह होते हैं, 1528 से 32 ईस्वी। फिर विक्रमजीत होते हैं 1532 से 36 ईस्वी। फिर एक बनवीर नाम के शासक होते हैं, 1536-37 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। विक्रमजीत के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मार्च 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। इस मौके पर राणा संगा की विधवा कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं से राखी भेज करके सहायता की प्रार्थना की, परंतु हुमायूं ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर मुस्लिम राज्य के विरुद्ध हिंदू राज्य की सहायता नहीं की। विक्रमजीत की हत्या कर राणा संगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज के अवैध दासी पुत्र बनवीर ने फिर 1536 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर कब्जा कर लिया। फिर उदय सिंह शासक बनते हैं 1537 से लेकर के 1572 ईस्वी तक। मेवाड़ के शासक बनवीर ने राणा संगा के पुत्र उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, किंतु स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर उदय सिंह को कुंभलगढ़ पहुंचा दिया, जिससे उसकी जान बच गई। 1537 ईस्वी में कुछ राजपूत सामंतों ने बनवीर की हत्या की और उदय सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया। उदय सिंह ने 1540 ईस्वी तक समस्त मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। 1544 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह शेर शाह की अधीनता भी स्वीकार की। उसने महसूस किया कि अब चित्तौड़ का दुर्ग अधिक सुरक्षित नहीं है, इसलिए 1559 ईस्वी के आसपास गिरवा प्रदेश में उदयपुर की नींव रखी। दिल्ली के बादशाह अकबर का विचार था कि यदि वह मेवाड़ को अपना आश्रित अथवा मित्र बना ले तो राजस्थान के अन्य राज्य भी उसकी सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर लेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ दुर्ग पर अकबर का अधिकार भी हो गया। विजयोपरांत मुगलों ने दुर्ग में प्रवेश किया और योद्धाओं और किसानों का कत्ल कर दिया। यह प्रथम और अंतिम बार था जब अकबर ने ऐसा कत्लेआम करवाया था। जयमल और फत्ता इस संघर्ष में शहीद हो गए। इनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर
हाथी पर सवार इन वीरों की प्रस्तर प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। चित्तौड़ विजय के पश्चात राजस्थान के अधिकांश बड़े राजपूतों ने अकबर का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। केवल मेवाड़ ऐसा राज्य था जिसने मुगल प्रभुत्व को मानने से हमेशा इनकार किया। यद्यपि चित्तौड़ और उसके आसपास का मैदानी इलाका मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था, फिर भी उदयपुर और पहाड़ी इलाके, मेवाड़ का अधिकांश भाग उदय सिंह के अधिकार में अभी भी थे। उदय सिंह के मरणोपरांत उनका पुत्र राणा प्रताप 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ का शासक बनता है। राणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 ईस्वी तक माना जाता है। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। जैसा कि आपको पता है, इनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम रानी जीवंत कुंवर था। उनके पिता उदय सिंह दूसरी पत्नी भट्टियाड़ी रानी पर विशेष स्नेह रखते थे और भट्टियाड़ी रानी के पुत्र जगमाल सिंह को युवराज उन्होंने घोषित कर दिया। पर इसके विरोध में राणा प्रताप के समर्थकों, जिनमें ग्वालियर के राजा राम सिंह, जालौर के शासक अखरैज सोनगरा प्रमुख थे, उन्होंने गोगुंदा के राणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। राणा प्रताप विजयी हुए, जगमाल पराजित हुआ और इस उत्तराधिकार युद्ध में राणा प्रताप की सफलता का मुख्य कारण उन्हें स्थानीय लोगों और आदिवासियों से मिलने वाला सहयोग था। राणा प्रताप के राज्यारोहण के बाद जगमाल सिंह अकबर की सेना में शामिल हो गए। अकबर ने राणा प्रताप के पास 1572 से लेकर 76 के बीच में 4 दूत मंडल भेजे। पहला जमाल खां के नेतृत्व में, दूसरा मान सिंह के नेतृत्व में, तीसरा भगवान दास के नेतृत्व में और चौथा टोडरमल के नेतृत्व में। लेकिन गर्वीला राणा प्रताप अकबर की इस मांग से असहमत था कि वह स्वयं मुगल दरबार में पेश हो तथा साथ ही उसे चित्तौड़ पर मुगलों का अधिकार भी स्वीकार्य नहीं था। अतः 18 जून 1576 ईस्वी को राणा प्रताप की तत्कालीन राजधानी कुंभलगढ़ के रास्ते में पड़ने वाली एक पतली भूपट्टी हल्दी घाटी संप्रति राजसमंद जिला में स्थित है, उसमें मान सिंह व आशफ खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने राणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ सेवाना पर भयंकर युद्ध हुआ। राणा प्रताप का साथ राजपूत सेनाओं के अतिरिक्त हकीम खां सूर के नेतृत्व में अफगानों की एक टुकड़ी और भीलों के एक छोटे दस्ते ने भी दिया था। युद्ध में राजपूतों का पलड़ा हल्का देख करके राणा प्रताप वहां से निकल लिए और इसी दौरान एक नाले को छलांग लगा करके पार करते समय उनके वफादार घोड़े चेतक की टांग टूट गई और उससे उसकी मृत्यु हो गई। इस स्थान पर चेतक की एक समाधि बनाई गई है बच्चों। इसके बाद चित्तौड़ सहित मेवाड़ का बहुत सा भाग मुगलों के अधीन हो गया। हल्दी घाटी युद्ध को खमनौर का युद्ध या गोकुल का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल टाड हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास के थर्मोपल्ली कहते हैं। मुगल सेना के साथ गए प्रसिद्ध लेखक बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है। युद्ध के बाद राणा प्रताप ने आदिवासी भीलों के सहयोग से गोगुंदा की पहाड़ियों में छापामारी युद्ध जारी रखा और सेना को संगठित किया। पहाड़ियों में रहकर के सेना संगठित करने के लिए भामाशाह ने राणा प्रताप को धन उपलब्ध करवाया, जिस कारण भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक और दानवीर कहा जाता है। गाडोलिया लोहारों ने चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने के लिए खुले आसमान के नीचे रहने की प्रतिज्ञा ली और आपको आश्चर्य होगा कि उनके वंशज आज भी अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा स्वरूप सड़क या खुले स्थान पर अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। ऐसी स्वामी भक्ति विश्व के किसी अन्य सेना नायक के प्रति देखने को नहीं मिलता है। राणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास अनेक स्थानों को जीत लिया। वर्तमान डूंगरपुर के निकट चावंड में नई राजधानी स्थापित हुई।
परंतु राणा प्रताप चित्तौड़ और मंडलगढ़ पर पुनः अधिकार स्थापित न कर सके। उधर मुगल की सेना, अकबर की मुगल सेना ने 1580 और 1584 ईस्वी में पुनः मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहे। इसके बाद अकबर ने विजय का स्वप्न छोड़ दिया। चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 51 वर्ष की आयु में एक सख्त धनुष की प्रत्यंजा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने से राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। चावंड के समीप बांडोली गांव में उनका दाह संस्कार किया गया, जहां उनके स्मारक के रूप में छोटी सी छतरी अब भी बनी हुई है। कहते हैं कि राणा प्रताप की मृत्यु का खबर सुनकर अकबर के भी आंख में आंसू आ गए थे। फिर इसके बाद अमर सिंह 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक शासक हुए। ये राणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने वीरतापूर्वक मुगलों का प्रतिरोध किया। मुगल बादशाह जहांगीर स्वयं 1613 ईस्वी में मुगल सेना लेकर अजमेर आ गया तथा शहजादे खुर्रम, बाद में उनका नाम शाहजहां हुआ, के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को मेवाड़ की पहाड़ी इलाकों में भेजा। मुगल सैन्य के भारी दबाव, इलाके की निर्जनता, खेती के विनाश और सामंतों के परामर्श के कारण राणा अमर सिंह मुगलों से संधि करने को तैयार हो गया। जहांगीर की अनुमति से 1615 ईस्वी में अमर सिंह और खुर्रम के बीच मेवाड़ मुगल संधि हुई और आखिरकार मेवाड़ ने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेज दिया गया, जहां उसे 5000 मंशर प्रदान किया गया। फिर कर्ण सिंह 1620 से 28 तक शासक होता है। फिर जगत सिंह 1628 से 52 तक शासक होता है। कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है। उसने अपने सरदारों को मुगल दरबार में भेजा, जिनमें से उसके कुछ मनसबदार भी बनाए गए। जगत सिंह का पुत्र राज सिंह प्रथम भी अजमेर में बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ। राजशाह प्रथम 1652 से 1680 ईस्वी तक शासक रहा मेवाड़ का। वह मुगलों से नाराज था। चित्तौड़ किले की मरम्मत तथा विद्रोहियों को शरण देने का बहाना बनाकर मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों ने मुगल सेवा से उस समय संघर्ष करना उचित नहीं समझा, अतः उसने चित्तौड़ से अपने सैनिक हटा दिए। फिर भी मुगल सेना ने किले की सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। बाद में राज सिंह प्रथम ने मुगलों से संधि करना बेहतर समझा। संधि के अनुसार राज सिंह प्रथम को अपने 6 वर्षीय पुत्र को मुगल दरबार अजमेर भेजना पड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां के बीमार होने की खबर पाकर राज सिंह प्रथम ने मुगल क्षेत्रों पर हमले किए और लूटे। उत्तराधिकार के युद्ध में राज सिंह प्रथम ने औरंगजेब का पक्ष लिया। औरंगजेब के बादशाह बनने पर राज सिंह प्रथम को 6000 जात और 6000 सवार का कर दिया गया। साथ ही गयासपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के परगने उसके अधिकार क्षेत्र में कर दिए गए। राज सिंह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जजिया का विरोध किया था, ऐसा कहा जाता है। 1680 ईस्वी में राज सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई। वह धर्म, कला, साहित्य का संरक्षक था। प्रसिद्ध राजसमंद झील का निर्माण करवाया। शिलाओं पर राज प्रशस्ति काव्य को अंकित करवाने का श्रेय भी उसी को है। और राज सिंह के अगर उत्तराधिकारियों की बात करें बच्चों, तो राज सिंह प्रथम के उत्तराधिकारियों के समय में मेवाड़ का वह रुतबा नहीं रहा जो अब तक था। बाद में उन्हें मराठों के आतंक का शिकार होना पड़ा और रही सही जो कसर थी अंग्रेजों को 1818 ईस्वी में अधीनस्थ संधि से पूरी कर दी। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने मेवाड़ राजवंश के बारे में चर्चा की। महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको स्वतंत्र रूप से यहाँ पे समापन करते हैं। जब अगला लेक्चर हम लोग प्रारंभ करेंगे तो फिर बात होगी बंगाल की और उसके आगे के राज्यों की। बहुत बहुत शुभकामनाएं।